नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है और आज फिर 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या क्या बदला हुआ दिखाई दे रहा, उपचुनाव को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही है और कुछ खबरों को लेकर छत्तीसगढ़ भी चलेंगे। कुल दिलचस्प खबरें भी होंगी, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज की 5 बड़ी खबरें। बीएसपी का आगाज, मुलाकात में क्या खास, कांग्रेस की पेन ड्राइव, नाइट शिफ्ट नहीं करेंगी महिलाएं, रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा। शुरुआत करते हैं मिड सेशन की और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले जो सियासत दिखाई दे रही उससे लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवार तय कर दिए। विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, जिसमें जोरा से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया, अंबाह से भानु प्रताप सिंह सखवार, मैगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत सिंह पटवारी, डबरा से संतोष गौड़ और पोहरी से कैलाश कुशवाहा। करेरा से राजेंद्र का नाम सामने आया है और इसी तरह हम बात करें तो ये जो सूची दिखाई दे रही, लेकिन पहली सूची उपचुनाव से पहले, अभी तो तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने खासकर चंबल ग्वालियर में अपने 8 उम्मीदवार तय कर दिए। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी की राह आसान होगी, क्योंकि बीजेपी शायद यही मानकर चल रही थी कि यदि बसपा चुनाव मैदान में आ जाती है तो फिर कुछ रास्ता और आसान बन जाएगा। तो क्या इसमें भी कुछ रणनीति होगी, समझते हैं। और कौन कौन उम्मीदवार हैं, मेरे साथ जोड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन। आकाश, क्या कहेंगे, चुनाव की शुरुआत दिखाई दे रही है, तारीख तय नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक कदम आगे निकल गई और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग तस्वीर साफ है कि जिन लोगों ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को टिकट मिलने वाली है। कांग्रेस की आज मीटिंग हुई है और मीटिंग में भी ये चर्चा हुई है कि किसको टिकट दिया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन सब से आगे निकल गई और उसने अपने 8 उम्मीदवार तय कर दिए। और जिन उम्मीदवारों को तय किया है, ये वही क्षेत्र है चंबल ग्वालियर का, जहां पर 16 सीट बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। ये सीटें पिछली दफा कांग्रेस के खाते में थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वापसी हो जाए हमारी। हालांकि सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसे में यदि बहुजन समाज पार्टी अपने 8 उम्मीदवारों को उतार देती है, जैसा जो सूची दिखाई दे रही है, तो उसको यदि हम आधार माने, जैसे डबरा से हमने देखा है कि लगातार पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ती रही इमरती देवी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी उनके सामने दिखाई देगा। संतोष गौड़, कांग्रेस से कौन होगा अभी स्पष्ट नहीं है। गोहद से जसवंत पटवारी का नाम सामने आ रहा है। मैगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया का नाम चर्चा में बना हुआ है, बल्कि तय हो गया है। और चलिए न्यूज रूम चलते हैं और आकाश के पास हमारे ब्यूरो चीफ हैं। आकाश, क्या कहेंगे, दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन ऐसे में चौका जो लगा दिया है वो बहुजन समाज पार्टी ने, अपने 8 उम्मीदवार तय कर दिए। तो क्या ये माना जाए ये किसी रणनीति का हिस्सा है या भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी राह और आसान हो जाएगी? जी निश्चित रूप से मनोज जी, इसको 2 तरीके से समझना होगा। निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ाई है बसपा ने, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ है कि सत्तारूढ़ दल को इसका फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है। यही कारण है कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीएसपी ने का अच्छा खासा असर जो है खास तौर पर ग्वालियर चंबल हिस्से में देखने को मिलता है, और हमने अगर मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो कई बार ये भी देखा है कि कई सीटों पर बीएसपी जो है सीधे तौर पर डिसीजन मेकिंग की पावर में नजर आई है, और कई बार तो जो है बीएसपी ने जो है जीतकर जो है कांग्रेस और बीजेपी को चकमा भी दिया है और आश्चर्य भी किया है। यही कारण है कि इस बार जो है बीएसपी ने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव की, जैसे ही मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हुई थी, उपचुनाव की बानगी देखने को मिलने लगी थी कि अब उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में हाथी जो है सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगा। लेकिन जो पहली सूची निकल कर आई है, इसमें सीधे तौर पर 8 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें ग्वालियर चंबल की सीटें ही सीधे तौर पर नजर आती हैं। और अगर हम बात करें जौरा की, मुरैना की, गोहद की, ये वो सीटें हैं
जिस पर अच्छा खासा असर भी जो है बीएसपी का देखा गया है, और यही कारण है कि यहाँ के सहारे ही बीएसपी जो है चुनावी मैदान में हाथी अपना हुकार भरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आकाश, हमने यहां यह भी देखा है कि यदि पिछले चुनाव 2018 की तस्वीर को हम देखें तो यहां से कांग्रेस ने तमाम सारी सीटें जीती थी, और वही अब उपचुनाव होना है, और कांग्रेस यदि वहां से चुनाव जीती थी तो भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहेगी कि वापसी हो। और ऐसे में चूंकि वहां का वोटर जो है SC ST का वोटर जिसके बारे में कहा जाता है काफी तादाद में है, और ये गणित बिगाड़ने का खेल भी हो सकता है। निश्चित रूप से गणित बिगाड़ने का खेल हो सकता है। यही कारण है कि इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो वोटर है वो जो है बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी इसी तरीके की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी जहां जहां चुनाव मैदान में उतरी है उसका सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो ऐसे में देखना यह अहम होगा कि उपचुनाव के क्या परिणाम आएंगे। लेकिन ये साफ है मनोज जी कि बीएसपी के हाथी के चुनावी मैदान में आने के बाद जो मुकाबला होगा वो और दिलचस्प होगा और कांटे का होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो सूची अभी दिखाई दे रही है, दरअसल वहां पर 16 सीटें हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो अभी 8 लोगों की सूची सामने आई है इसमें और भी लोग दिखाई देंगे? बहुजन समाज पार्टी ने तय कर लिया कि सभी 27 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, या सिर्फ चंबल ग्वालियर में ये देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, अभी तक की जो रणनीति और जिस तरीके से हमारे बीएसपी के पदाधिकारियों से जो बात हुई है मनोज जी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। लेकिन जो पहली सूची आई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने जिस क्षेत्र में बीएसपी का जो है दबदबा रहा है, या कभी बीएसपी को जो है सेकंड या थर्ड नंबर पर भी बीएसपी पार्टी रही है, इन सीटों पर जो है खास तौर पर बीएसपी का फोकस है। और यही कारण है कि इन सीटों पर पहले ही, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की सूची पहले आएगी ऐसा मानकर चला जा रहा था, और कांग्रेस तो पूरी रणनीति भी बना रही थी। कांग्रेस ने आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक भोपाल में भी की थी, लेकिन उसके पहले बीएसपी जो है हाथी जो है अपनी चाल चल चुका है, और 8 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि इनके उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जो दल बदल का कई बार देखने को मिला है, और अगर उपचुनाव की हम बात करें तो ये दल बदल के कारण ही जो है उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहे हैं कि 27 सीटों पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। यही कारण है कि अब जो उम्मीदवार हैं जो बीएसपी से टिकट मांग रहे थे वो अब कांग्रेस में अपना दम लगाएंगे या बीजेपी में दम लगाएंगे। तो ये साफ है कि जो चुनाव होने वाला है वो काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और क्या माना जाए आकाश, बाकी लोगों की सूची कोई बात हुई है, कब तक नाम सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी के पहले सूची जारी करने का दावा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एकाएक, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने साइलेंट मोड पर पूरी तैयारी की, और आज जिस तरीके से नहीं, मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर भी आपसे बात करूंगा आकाश, लेकिन समझना ये चाह रहा था मैं कि बहुजन समाज पार्टी की सूची कब तक और बाकी लोगों की आ सकती है, कुछ संभावना है इसकी? जी बिल्कुल, दूसरी सूची, एक और सूची की जो जानकारी हमें मिल पाई है कि दूसरी सूची भी बीएसपी जारी करेगी, और बीएसपी अभी ये देख रही है कि किन किन सीटों पर। चलिए, आपको मैं रोक रहा हूं। संजीव कुशवाहा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने दोनों पार्टियों को पीछे छोड़कर सबसे पहले अपनी सूची जारी कर दी, तो क्या ये माना जाए कि पूरी रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में होगी? अभी तो 8 नाम दिखाई दे रहे हैं, बाकी नाम कब तक? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैंने देखिए पहले भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ इन उपचुनाव में हिस्सा लेने वाली है, और पार्टी के पास बहुत ही मजबूत प्रत्याशी सभी सीटों पर हैं, और जिसका मैंने पहले भी आपसे फोनों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था कि बहुत ही जल्दी हमारे प्रत्याशियों के नाम आपके बीच में होंगे, और हमारी संगठनात्मक बैठकें चल रही हैं, प्रत्याशियों के चयन के लिए बैठकें चल रही हैं, और जिसका नतीजा आज सामने आया है। हमारी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, और बाकी बची हुई सीटों पर भी धीरे धीरे प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता रहा है, चर्चा का विषय भी रहा है कि जिन सीटों पर आपने अभी जो प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं वहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की, हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर जीती है पहले, तो सवाल ये भी सामने आता है कि यदि कांग्रेस ने वहां से जीत हासिल की तो क्या रास्ता बीजेपी का आसान होगा? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, किसी का रास्ता आसान या किसी रास्ता कठिन करने के लिए नहीं लड़ती है। आप देखिए मुरैना की सीट हम पहले जीत चुके हैं, अम्बा की सीट हम पहले जीत चुके हैं, जौरा की सीट हम पहले जीत चुके हैं, महगांव की सीट एक बार हम जीत चुके हैं। तो हम कई ऐसी सीटें हैं जो हम पहले जीत चुके हैं, और उस वक्त भी दोनों दलों के प्रत्याशी मैदान में थे।
इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की थी। तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ती। मतलब मुकाबला रोचक होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कुशवाहा जी, आप मेरे साथ जुड़े। और जैसा संजीव कुशवाहा भी कह रहे हैं कि जल्द बाकी जो नाम बचे हैं उनकी सूची भी सामने आएगी और हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मैदान में हैं। लेकिन यदि इन सीटों पर नजरें दौड़ाए तो कभी कभी आना जाना लगा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, और यदि ऐसा हुआ है तो प्रभाव तो छोड़ेगी, पर प्रभाव का लाभ किसको होगा ये चुनाव में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा पहुंचे। सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच मुलाकात का जिक्र भी खूब चर्चा में बना हुआ। बुधवार के उनके शेड्यूल में शामिल नहीं था इस तरह का कोई प्रोग्राम। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर चर्चा हुई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही कमलनाथ बाहर आए, मीडिया ने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये सौजन्य मुलाकात थी। पर यह तस्वीर आप देखिएगा, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों के बीच चर्चा हुई है। करीब 15-20 मिनट दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई क्या बात हुई ये तो दोनों नेता जानते होंगे। आकाश से समझ लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, इस मुलाकात के भी दो मायने निकलते हैं मनोज जी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने मुलाकात की और तकरीबन दोनों नेताओं के बीच 20 से 25 मिनट ये मुलाकात चली। इस दौरान विधानसभा के सत्र का जो अवधि है उसको बढ़ाने की मांग भी कमलनाथ ने की है। इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आई है। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सौजन्य मुलाकात करने गए थे। लेकिन इसके बाद कमलनाथ ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और यही कारण है, और एक पेन ड्राइव भी जारी की है। तो ये मुलाकात के भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर दोनों, अगर हम एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दोनों की मुलाकात सत्र को लेकर ही हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र भी आगामी समय में लगना है और ऐसे में कमलनाथ जो है सत्र की अवधि को बढ़वाना चाहते हैं और यही कारण है कि इन दोनों नेताओं के बीच इस विषय को लेकर भी विचार विमर्श और चर्चा हुई है। जी जी, तो ये माना जाए कि सत्र बढ़ेगा? जी निश्चित रूप से, अब क्योंकि सत्ता पक्ष में जो है बीजेपी है और बीजेपी को तय करना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा के पास जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश विधानसभा की, और कोरोना के चलते जो सत्र है वो कम समय का बुलाया गया है और विपक्ष लगातार इसको लेकर मांग भी कर रहा है सरकार से कि जो सत्र की अवधि है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे जनता के हित के जो मुद्दे हैं उन पर सदन में चर्चा की जा सके। चलिए, इंतजार रहेगा कि सत्र बढ़ेगा या फिर जो तारीख दिखाई दे रही उसी तारीख में सत्र होगा। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों को लेकर तीसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान कर्ज माफी पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देने की मूड में दिख रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि वो एक पेन ड्राइव जारी करने जा रहे हैं। इस पेन ड्राइव में किसान का कर्ज माफी का पूरा डाटा है। यह पेन ड्राइव भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 4 महीनों में संगठन को मजबूत करने की बात कही है। कमलनाथ का कहना है कि आगामी उपचुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है और इस चुनाव में हम 15 साल वर्सेस 15 महीने की बात करेंगे। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसकी बात करेंगे और उसी के जरिए जनता के सामने जाएंगे। निश्चित है कि जनता हमारी बात को सुनेगी और पेन ड्राइव देखकर ये समझ पाएगी कि हमने क्या किया है। क्या कहा कमलनाथ ने, जरा सुन लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूं। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका। चलिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि पेन ड्राइव के जरिए वो
आपको यानी मीडिया को देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। लेकिन कमलनाथ जी मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के चलते, वो तो चाहते कि सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ हो जाएगा। पर याद आ रही चुनाव के समय, ठीक है वापस चलते हैं। आकाश जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे इस पेन ड्राइव में क्या है? क्या सिर्फ किसानों की कर्ज माफी की बात है या कुछ और भी दिखाई देगा? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर जो कांग्रेस की तैयारी और जिस तरीके से आज एकाएक पीसीसी चीफ कमलनाथ एक्शन में नजर आए हैं, पेन ड्राइव जारी किया और सीधे तौर पर तीखा हमला जो है बीजेपी सरकार पर बोला है। तमाम जो आरोप बीजेपी द्वारा किसान कर्ज माफी को लगाए जा रहे थे, इसका जवाब देते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि 26 लाख से ज्यादा किसानों का जो कर्जा माफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया है, उसका पूरा डेटा किसानों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर समेत जो है एक पेन ड्राइव के माध्यम से कांग्रेस ने जारी किया है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जारी किया है और तमाम जो बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस सरकार पर, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर कर्ज माफी को लेकर, उसका जवाब भी दिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव ना कांग्रेस का चुनाव है, ये चुनाव जनता का चुनाव है। और भले ही जनता जो है कांग्रेस का साथ ना दे, लेकिन बीजेपी का साथ भी ना दे। और सीधे तौर पर उनका जो तल्ख अंदाज जो है मनोज जी आज देखने को मिला है, वो ये साफ कह रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीते जो 4 महीने हैं उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अच्छी खासी तैयारी की है। और यही कारण है कि आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठक के पहले उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस भी चुप बैठने वाली उपचुनाव में नहीं है। और भले ही 27 का रण कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों भरा जरूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अभी हार मानने वाली नहीं है। लेकिन क्या आकाश ये भी होता है कि जब हम चुनाव मैदान में होते हैं या किसी क्रिकेट या किसी खेल के मैदान में होते हैं, तो हमें ये दिखाना भी होता है कि हाँ हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अंदर कितने तैयार है ये तो कप्तान जानता है। सर्वे की बात भी कही जा रही, वो कौन सा सर्वे जिसमें कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हम तमाम सारी सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे? हमने सुना सज्जन वर्मा को आपसे बात करते हुए कि हम जीतेंगे, और कमलनाथ ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि 4 सीट कौन सी जीतने वाली। जी बिल्कुल, इसको लेकर भी रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है। लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें तो चिंता की और चुनौती की बात जरूर अंदर बैठक में देखने को मिली। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात को कहा है और तमाम जो विधानसभा प्रभारी आए थे जो इस बैठक में शामिल हुए थे, उनसे इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अभी भी जो है तमाम कार्यकर्ता और नेता पूरे एकजुटता के साथ पार्टी हित में काम नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे हालात हो सकते हैं जहां पर अखिलेश और मायावती को एक कोने में बीजेपी ने कर दिया है। तो सीधे तौर पर इस तरीके का उदाहरण भी उन्होंने बैठक में दिया है। तो चुनौती जरूर उनके सामने बड़ी है, लेकिन कमलनाथ ये जानते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई। अगर सब कुछ ठीक रहा, सबको एक साथ करके अगर कांग्रेस ये चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बेहतर फाइट बीजेपी को दे सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मध्य प्रदेश की अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। ये देश की खबर है। मध्य प्रदेश की विभिन्न कंपनियों में रात की शिफ्ट में काम करने वाली संबंधी राज्य सरकार का आदेश अब लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार के इस आदेश को जो बात कही जा रही थी, इस बाबत भेजे गए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इस अध्यादेश को वापस कर दिया है। सरकार ने पहले कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की बात कही थी, अनुमति अनिवार्य करने की प्रस्ताव भी तैयार किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। अब नए नियम के तहत महिलाएं रात की शिफ्ट में कहीं काम नहीं करेंगी। तो बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से इसको लेकर बात भी कही जा रही थी। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी कहा था कि रात की शिफ्ट शायद महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश को पारित किया और अध्यादेश के जरिए माननीय राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा है, जिसको उन्होंने वापस कर दिया। आकाश मेरे साथ जुड़े हैं। आकाश, अच्छी खबर है उन महिलाओं के लिए जिनके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती जब रात को उनको शिफ्ट में जाना पड़ता, क्योंकि उनके पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चे होते हैं और रात में जाना ठीक भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने जो अध्यादेश वापस किया है तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल भी खड़े हुए हैं। जी निश्चित रूप से सवाल जरूर राज्य सरकार पर खड़े हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की मंशा को भी मनोज जी यहाँ समझना होगा। अगर हम बात करें तो कोरोना संकट काल के बाद प्रोडक्शन को बढ़ाना है और खास तौर पर महिलाओं को जो सशक्तिकरण की बात की जा रही थी और रात में ही महिलाएं शहर में सुरक्षित रहें और दिल्ली और मुंबई की तरह जो है
मध्य प्रदेश में ही महिलाएं सुरक्षित रहें, इसको लेकर ये जो है एक तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार ये कदम उठाने जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति ने इस पूरे अध्यादेश को वापस कर दिया है, वहां से दोबारा इसको जो है खारिज कर भेज दिया, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब जो नया कानून बनाने राज्य सरकार जा रही थी कि रात्रिकालीन समय में भी महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है, वो अब नहीं होगा। महिलाओं को दिन में ही ड्यूटी लगाई जा सकेगी। और फिलहाल के लिए ये जो अध्यादेश है राज्यपाल की आपत्ति के बाद, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति की आपत्ति के बाद जो है इसको वापस ले लिया गया है और इसमें संशोधन के बाद इसको दोबारा राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो वुमेन वर्कर्स हैं, उनके लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी भी थी जो रात में ड्यूटी करने के लिए असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, दिल्ली और मुंबई से काफी पीछे है और यही कारण है कि नाइट ड्यूटी करने चलिए, हम तो चाहेंगे आकाश कि हम भी मध्य प्रदेश, दिल्ली सभी से आगे हो और जल्दी आगे हो, क्योंकि अब बात यह भी कही जाती है कि सब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो फिर रात में ड्यूटी करना एक जिम्मेदारी जरूर हो सकती है, मुश्किल भरी हो सकती है, लेकिन देर सवेर हो सकता है इसमें कुछ दिखाई दे। लेकिन अभी तो राहत भरी खबर। अगली खबर रिश्वतखोरी की है और ये खबर आती रहती है, हर कभी आप सुनते रहते होंगे कि वहां एक लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, उस व्यक्ति को रिश्वत लेते पकड़ा गया। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा गया है, जहां एक तरफ सीधी में रीवा लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जो कि राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर में एसीबी की टीम ने एक तहसीलदार कमलेश गिरी को गिरफ्तार किया है। तहसीलदार जमीन के नामांतरण के नाम पर 5 लाख की रिश्वत मांग रहा था। सीधी में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। चलिए, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, ये किस तरह का मामला है और इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी हुई है जसपुर से तहसीलदार साहब की, तो क्या क्या बातें सामने आई? जी बिल्कुल मनोज, मैं इसमें बता दूं कि ये जो पूरा मामला है जमीन नामांतरण का था, चूंकि पूर्व में ही इस जमीन की जो है रजिस्ट्री हो चुकी थी और जमीन का नामांतरण बचा था, और नामांतरण करने के एवज में जो तहसीलदार है कमलेश मिरी, उन्होंने जो जमीन के जो मालिक है अनुज गुप्ता, उनसे इन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड की थी और इसकी पहली किस्त उन्होंने आज पेश की थी। चूंकि इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर में की थी और उन्होंने इस मामले को जांच करके देखा तो उन्होंने इसमें सही पाया और उन्होंने आज घेराबंदी करते हुए जो कमलेश मिरी तहसीलदार हैं उनको आज रंगे हाथों पकड़ा 50,000 रुपए रिश्वत के साथ में, और अभी उनको अभी और पूछताछ की जा रही है पूरे मामले को लेकर के। फिलहाल अभी जो तहसीलदार कमलेश मिरी है वो एसीबी के जो कब्जे में अभी रखे गए हैं। जी, तो कुछ और भी इसमें पुरानी जो उनके रही होगी, जिस तरह से 3 लाख की रिश्वत मांगी, तो पहले भी कारगुजारी ठीक नहीं रही होगी, उस पर भी नजर है क्या लोकायुक्त की? जी बिल्कुल, अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। जैसे कि जो एसीबी के डीएसपी है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि अभी हम इस ताजा मामले की जांच कर रहे थे और इसमें इनकी गलती पाई गई है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन देश भर में, बल्कि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, रिश्वतखोर मानते नहीं है। कई दफा इस तरह की खबरें सामने आती, कई लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कहां मानने वाले, जहां पैसा आसानी से मिल जाए लेने में कहां चूकेंगे। इसी तरह मिड सेशन में 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।